हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू पे। क्या हर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को खून पतला करने की दवा देना आवश्यक है? क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं? ये जानते हुए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस या लकवा होने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से 4 से 5 गुना ज़्यादा रहता है, क्या ये जस्टिफाइड है कि जैसे ही व्यक्ति को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाए, उसको खून पतला करने की दवा चालू कर दिया जाए? इस स्ट्रैटेजी से कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान, और गाइडलाइन जिसमें क्या कहती है, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो अगर हम खून पतला करने की दवा पहले से स्टार्ट कर दें तो शायद थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पहले से आने वाले हार्ट अटैक में कुछ हद तक पेशेंट्स की मदद करेगी। ये खून पतला करने की दवाई जो है ब्लॉकेजेस को बढ़ाने से या उनके बढ़ने से नहीं रोक पाती, लेकिन ब्लॉकेजेस में जो हार्ट अटैक होता है वो नलियों में क्लॉट बनने की वजह से होता है, नलियों में खून का थक्का बनने की वजह से होता है। यदि हम ये खून पतला करने की दवा लेते हैं तो ब्लॉकेजेस में सडन हार्ट अटैक होने के चांस कुछ हद तक कम हो जाते हैं, पूरी तरह कम या जीरो नहीं होते, कुछ हद तक फायदा मिलता है। लेकिन ये सारे खून पतला करने की दवाइयों में नुकसान ये है कि जितने ज़्यादा हम खून पतला करने की दवा लेते हैं और जितने ज़्यादा समय तक लेते हैं, उतना ज़्यादा पेशेंट को दवाइयों के द्वारा ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, क्योंकि ये दवाइयाँ खून पतला करती हैं और अगर ज़्यादा खून पतला होता है या कभी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, या कई बार बिना कारण के भी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो सकती है, खासकर उम्र दराज पेशेंट में। अब ऑब्वियसली डायबिटीज़ का फ़ायदा ज़्यादातर हाई रिस्क पेशेंट में ही खून पतला करने की दवा देने से होगा, क्योंकि उम्र दराज पेशेंट में या हाई रिस्क जिनको क्लॉटिंग का है, उनको आप दवा दोगे तो उनको हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा। लेकिन इन्हीं लोगों को ब्लीडिंग का भी चांस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब इनको हम खून पतला करने की दवा लंबे समय तक देते हैं, यानी कई सालों तक देते हैं, तो 1% या उससे थोड़ा कम चांस उन व्यक्ति को हर साल सीरियस ब्लीडिंग होने का होता है, और ये सीरियस ब्लीडिंग भी अपने आप में जानलेवा हो सकती है। और यदि हम ये कैलकुलेट करें कि इतने लोगों को यदि हम दवा देते हैं, 100 लोगों को हम यदि कंटिन्यूस दवा देते हैं, तो उतने लोगों में हार्ट अटैक आने का चांस या हार्ट अटैक से रिलेटेड मृत्यु होने का चांस में कितना फ़ायदा होता है इन कंपैरिजन उन लोगों के जिनको दवा से रिलेटेड सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग से रिलेटेड खतरा हो जाता है, तो हम ये पाते हैं कि ये दवाइयाँ देने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इस इंडिकेशन को प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, यानी हार्ट अटैक आने से पहले जब हम खून पतला करने की दवा देते हैं। तो अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो ऑब्वियसली हमको दूसरा हार्ट अटैक आने से रोकने के लिए दवा देनी पड़ेगी, उसको सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस तो देना है, वो तो हार्ट अटैक आने के बाद हर व्यक्ति को खून पतला करने का दवा देना है, लाइफ टाइम देना है, ताकि उसको दोबारा हार्ट अटैक ना हो। इनिशियली हार्ट अटैक आने के पहले 1 साल डबल एंटीप्लेटलेट देना है, यानी एस्पिरिन 75 मिलीग्राम्स, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम्स, और इसको कंटिन्यू रखना है लाइफ टाइम। लेकिन 1 साल के बाद ज़्यादातर अगर लो रिस्क पेशेंट है तो उसको हम दोनों में से कोई भी एक, या तो एस्पिरिन 75 मिलीग्राम या क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम, दोनों में से कोई एक टैबलेट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करते हैं, ऐसा गाइडलाइंस कहती है। लेकिन जब हार्ट अटैक नहीं आया है, उस स्टेज पे क्या हमें खून पतला करने का दवा देना चाहिए? तो उसका जवाब गाइडलाइन जैसा कहती है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर डायबिटीज़ डायग्नोज होते हर व्यक्ति को अगर खून पतला करने की दवा देंगे तो 10 साल 15 साल जितने भी साल हम उन पेशेंट को दवा देते हैं, उसमें हार्ट अटैक होने का चांस जितना कम होता है, उसके कंपैरिजन में जो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है वो लगभग बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो हर व्यक्ति को खून पतला करने का दवा देने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिस्क ज़्यादा है, मान लीजिए पहले अटैक आया तो देना ही है, मान लीजिए पहले का ब्लॉकेज डायग्नोज है लेकिन अटैक नहीं आया है, 40-50% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, उसको एंजियोग्राफी पहले हो चुका है किसी और कारणवश और उसको अटैक नहीं आया है, तो वैसे व्यक्ति को दिया जा सकता है। वैसे व्यक्ति को कोई और हार्ट फेलियर वगैरह है, हार्ट का पंपिंग वीक है, तो दिया जा सकता है। वैसे व्यक्ति को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है हार्ट के अंदर, तो उसको डायबिटीज़ के साथ में दवाई दी जा सकती है। पहले उसको कोई हिस्ट्री की कोई उसमें हार्ट में क्लॉट बना या पाओ हाथ में कोई क्लॉट बना जिसकी वजह से उसको बार बार वो प्रॉब्लम होने का चांस है, तो उसको दवा दिया जा सकता है।
या कोई और रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट को कि डायबिटीज़ के साथ किडनी का भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ के साथ मल्टीपल इश्यूज़ है, जहाँ उसका रिस्क बढ़ते जाता है, या फैमिली हिस्ट्री भी है, पेशेंट को व्यसन भी बहुत सारे हैं, तो वैसे लोगों में जितना रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है उतना फायदा होने का चांस बढ़ते जाता है। क्लॉटिंग के रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर उसी व्यक्ति में ब्लीडिंग के रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब फीमेल पेशेंट है, बॉडी दुबली पतली है, एल्डरली पेशेंट है, पहले ब्लीडिंग हो चुकी है, अल्सर वगैरह की हिस्ट्री है, कैंसर वगैरह की हिस्ट्री है, अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो वहाँ आप अवॉइड करोगे, वहाँ आप उनको खून पतला करने का दवा नहीं दोगे। तो जितना क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ते जाएगा उतना आप खून पतला करने का दवा देने का डिसीजन स्ट्रांग होते जाएगा, जितना ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता जाएगा उतना खून पतला करने का दवा नहीं देने का डिसीजन स्ट्रांग होते जाएगा। फाइनली दोनों स्कोर्स को हमको बैलेंस करना पड़ता है कि कितना क्लॉटिंग का रिस्क है, कितना ब्लीडिंग का रिस्क है, उसके बेसिस पे हम ये अंदाज लगाते हैं कि किसको देना चाहिए किसको नहीं। फाइनली तो ये लेकिन डॉक्टर के जजमेंट पर ही डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देना चाहिए, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये फाइनली जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हो उसी का डिसीजन है। लेकिन ओवरऑल ये माना जाता है कि सिर्फ अगर डायबिटीज़ है तो वैसे व्यक्ति को दोनों में से एक खून पतला करने वाला दवा यानी एस्पिरिन या क्लोपिराजोल दोनों में से कोई एक दवा भी देने से उतना फायदा नहीं होगा प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में, यानी हार्ट अटैक आने से पहले। हार्ट अटैक आने के बाद हो या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो, पहले का क्लॉट्स हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, मल्टीपल उसको क्लॉटिंग रिस्क फैक्टर्स हो, या उसको ओवरऑल हेल्थ स्टेटस बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो, दूसरी बीमारियां भी साथ में हो जैसे कोलेस्ट्रॉल का, फैमिली हिस्ट्री का, या किडनी का प्रॉब्लम भी अगर साथ में हो, तो वैसे व्यक्ति को देने में ज़्यादा सेंसिबल होगा। पर उसके कंपैरिजन में हमको उसका ब्लीडिंग स्कोर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि यदि मैं ये दवा दे रहा हूँ 5 साल 10 साल कंटिन्यूस दवा दे रहा हूँ तो हार्ट अटैक आने का चांस कितना बचेगा, उसके कंपैरिजन में ब्लीडिंग का चांस कितना बढ़ेगा। दोनों को बैलेंस करके डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि फाइनली दवा देनी है या नहीं देनी है। डिसीजन अगर देता भी है डॉक्टर और नहीं देता है, दोनों वेज में गलत नहीं है, कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। मान लीजिए आपने दवा नहीं दी और हार्ट अटैक आ गया तो आप बोलोगे दवा दे देता तो अच्छा था, और अगर आपने दवा दी और सीरियस ब्लीडिंग हो गई तो आप बोले फालतू दवा दी, अभी तो हार्ट अटैक आया नहीं था तो क्या दवा दे दी। तो ये यूजुअली थोड़ा सा क्लियर इसमें गाइडलाइंस नहीं है। ज़्यादातर गाइडलाइंस ऐसा कहती है कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। तो अगर डॉक्टर आपको दे रहा है तो भी गलत नहीं है और नहीं दे रहा है तो भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत ये लक फैक्टर पर डिपेंड करता है कि देने के बाद डिसीजन उल्टा पड़ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप 100 लोग को फ़ायदा कराने के लिए जाते हो तो एक आध आदमी के साथ उल्टा हो भी सकता है, पर उसमें आपकी पेशेंट की किस्मत को ही दोष दे सकते हो, उसमें डॉक्टर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो तो अच्छा ही करना चाह रहा था। लेकिन हाँ, गाइडलाइंस जटली से ये कहती है कि हर एक व्यक्ति को दवा देने का मतलब नहीं है। तो आज हमने टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन किया कि यदि 100 व्यक्ति को डायबिटीज़ है और उनको सिर्फ डायबिटीज़ है और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो क्या उन्हें बीमारी डायग्नोज होते ही खून पतला करने की दवा देने से फ़ायदा है, ये जानते हुए भी कि पेशेंट को हार्ट अटैक और लकवा आने का रिस्क कई गुना ज़्यादा है, क्या दवा देनी चाहिए? तो जवाब है कि नहीं, जब तक मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स या मल्टीपल इश्यूज़ ना हो, या जब तक डॉक्टर को ऐसा नहीं लगे कि ये उसको फ़ायदा करेगा और ब्लीडिंग रिस्क कम है, तो ही देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।